दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की। इसी बेंगलुरु शहर में रहने वाले गिरीश और शुभा का एंगेजमेंट 30 नवंबर 2003 का दिन और तारीख तय था। एंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी होती है। वो परिवार जो कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें बेटे की लाश मिलती है, वो भी एंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। इस केस ने पूरे बेंगलुरु में सनसनी मचा दी थी। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था वो काबिले तारीफ था। तो आखिर एंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही लड़के की मौत कैसे होती है? हत्यारे कौन थे और अब हत्यारे कहां और किस हाल में हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हत्या इतनी परफेक्ट तरीके से किया गया था तो आखिर इस केस का खुलासा कैसे हुआ? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस केस के पहले किरदार 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश की है। और ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर 21 साल की उसकी मंगेतर लॉ ग्रेजुएट शोभा शंकर नारायणन की है। गिरीश और शुभा दोनों 2003 में BMS कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहे थे और शुभा एवं गिरीश का परिवार भी बेंगलुरु में आसपास ही रहते थे। दोनों परिवारों में लगभग 15 साल पुरानी जान पहचान और दोस्ती थी। अब क्योंकि शुभा और गिरीश एक ही कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे और उनमें भी आपस में जान पहचान थी, इसलिए साल 2003 के अंत में गिरीश और शुभा के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। और बातों ही बातों में सब कुछ तय होने के बाद 30 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट होती है। और एंगेजमेंट के बाद तय होता है कि 2004 के अप्रैल महीने में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, या ये कहें कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। असल में पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही होती है। दरअसल कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खैर, एंगेजमेंट के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गिरीश और शुभा भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक दिन शुभा गिरीश से डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। शुभा की बातें सुनकर गिरीश भी मना नहीं करता, बल्कि वो खुश होता है और डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात 3 दिसंबर 2003 की थी। गिरीश ऑफिस से काम करने के बाद सीधे शुभा की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर अपने स्कूटर से डिनर के लिए निकल जाता है। लेकिन डिनर पर जाने वाली बात गिरीश ने अपने परिवार वालों को बता दी थी और उन्हें यह भी बता दिया था कि रात के 10 बजे तक वो वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 से ज्यादा बज चुके थे और अब तक गिरीश वापस नहीं आया था। घर वाले अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को कॉल जाता है कि आपका बेटा बेहद ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता तुरंत शुभा को कॉल करते हैं, क्योंकि आज शुभा भी साथ में थी। शुभा उन्हें बताती है कि जब ये दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने लूटपाट की कोशिश की और इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने गिरीश को मारा है। इस कारण उसकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद शुभा और गिरीश के माता पिता दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। गिरीश की हालत अब तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह के 8:50 पर गिरीश को डेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी एंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह बहुत ही बड़ा सदमा था, क्योंकि जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहां अब बेटे की अर्थी सजाई जाने लगी। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेक नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी एक FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज करने के बाद
पुलिस हरकत में आ जाती है, जांच की शुरुआत कर देती है। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल इकलौता गवाह था और वो थी गिरीश के साथ घटना के वक्त मौजूद शुभा। इसलिए मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। अपने स्टेटमेंट में शुभा बयान देती है कि हम लोग बेंगलुरु के ही एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे और डिनर करके फिर वापस घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में जब ये दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयर व्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी शुभा गिरीश से एयर व्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल ये वो जगह है जहां से एचएल एयरपोर्ट पर होने वाली फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। शुभा की स्टेटमेंट के मुताबिक शुभा के रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर यहां पर रोक देता है और फिर दोनों वहीं पर खड़े होकर वहां का नजारा देखने लगते हैं। शुभा के मुताबिक ये दोनों अभी वहां पर कुछ ही देर रुके थे कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं और गिरीश इस लूटपाट का विरोध करने लगता है। इसी बीच एक गुंडा लोहे के बड़े से रॉड से गिरीश के सर पर लेफ्ट साइड जोरदार वार कर देता है और वो भाग जाता है। लोहे के रॉड से हुए हमले की वजह से गिरीश वहीं पर बेहोश हो जाता है। शुभा ने यह भी बताया कि हमले के बाद वहां पर गुजर रहे लोगों से वो मदद मांगती है, लेकिन कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। गिरीश की हालत बिगड़ती जा रही थी, मैं रो रही थी और जो भी उधर से निकल रहा था उसके आगे हाथ जोड़कर हेल्प की गुहार लगा रही थी। कई लोग आए और चले गए, लेकिन हेल्प किसी ने नहीं की। कुछ देर बाद एक कार वाला उनकी हेल्प करता है। फिर उसी कार की मदद से गिरीश को लेकर शुभा मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को देती है, लेकिन वो गिरीश को नहीं बचा पाई। पुलिस वालों को शुभा की इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई झूठ नजर नहीं आ रही थी। वैसे भी उन दिनों रिंग रोड के आसपास इस तरीके की लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए पुलिस वालों को भी शुभा के स्टेटमेंट पर पूरा यकीन हो जाता है और पुलिस लूटपाट के एंगल से ही इस केस की जांच आगे बढ़ाती है। अब कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, मगर पुलिस वालों को कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी। इसलिए अब मामले को और बारीकी से समझने के लिए पुलिस वाले गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करते हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद यहीं से कोई सुराग मिल जाए। खैर, इस एंगेजमेंट वीडियो को देखने के दौरान पुलिस को कोई सुराग तो नहीं मिलता है, लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ये नोटिस करते हैं कि पूरे वीडियो में शुभा कुछ ज्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही है। वो ये भी नोटिस करते हैं कि हॉस्पिटल और पूछताछ के दौरान भी शुभा का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था और इसी अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई शुभा की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं। दरअसल 2003 के आसपास मोबाइल फोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और तब किसी भी पुलिस जांच में अमूमन कॉल डिटेल्स या सीडीआर निकलवाने का भी चलन नहीं था। फिर भी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए शुभा के कॉल डिटेल्स को जांचने का फैसला करते हैं और जब पुलिस वालों को शुभा की कॉल डिटेल्स मिलती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर वो बहुत ज्यादा बात कर रही थी। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर 2003 को उसने उस नंबर पर 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों बार मैसेज भेजे थे। और पुलिस वाले जब इस नंबर की जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा भी बीएमएस कॉलेज में लॉ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में वो शुभा से 2 साल जूनियर था। अब पुलिस वाले अरुण के बारे में जानकारी इकट्ठी करना शुरू करते हैं तो जांच के दौरान पुलिस वालों को इन दोनों के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि असल में शुभा और अरुण एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी थी अरुण वर्मा और शुभा से पूछताछ करने के लिए। इसलिए पुलिस वाले अब अपनी जांच आगे बढ़ते हुए कॉलेज से अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हैं। तो पूछताछ के दौरान अरुण वर्मा बताता है कि हम दोनों की दोस्ती जरूर है, मगर गिरीश के साथ हुई घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरुण वर्मा ये भी बताता है कि वो घटना वाले दिन बेंगलुरु में था ही नहीं
और जब पुलिस अरुण की लोकेशन चेक करती है तो सच में उस दिन अरुण बेंगलुरु में नहीं था। अब क्योंकि पुलिस वालों के पास अरुण वर्मा के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए शक होने के बावजूद अरुण वर्मा को कुछ ही देर की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। मगर पुलिस वाले उस पर नजर रखना जारी रखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अरुण कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा था। और साथ में पुलिस को यह भी पता था कि यदि अरुण गुनहगार है, यानी उसने यदि ये अपराध किया है, तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। और उनके इस विश्वास से उन्हें इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिलता है। दरअसल जैसे ही पुलिस वाले अरुण वर्मा को पुलिस थाने से जाने की इजाजत देते हैं, वो थाने से निकलकर सबसे पहले शुभा से बात करता है। क्योंकि पुलिस ने उस पर नजर जमा रखी थी, इसलिए पुलिस वालों को समझ आने लगता है कि इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसी के बाद कई और लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसमें शुभा के नजदीकी फ्रेंड और ब्यूटिशियन भी शामिल होते हैं। शुभा की ब्यूटिशियन बताती है कि दरअसल इस एंगेजमेंट से शुभा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि उसने एंगेजमेंट वाले दिन भी कहा था कि भले ही एंगेजमेंट हो जाए, मगर मैं शादी नहीं करूंगी और शादी से पहले घर छोड़कर अरुण के साथ भागकर चली जाऊंगी। कुछ दूसरे लोग भी ऐसा ही बयान देते हैं। यह घटना 3 दिसंबर 2003 को हुई थी और अब समय आ चुका था जनवरी 2004 का, और अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस लगातार अपना काम कर रही थी, और जब इन लोगों के बयान के बाद पुलिस वालों का शक शुभा पर ही काफी ज्यादा गहरा हो जाता है, तो पुलिस उसी से सख्ती से पूछताछ करने का निर्णय लेती है और शुभा को थाने में उठाकर लाया जाता है। और जब पुलिसिया ढंग से उससे बात की जाती है तो शुभा ज्यादा देर तक पुलिस के सामने नहीं टिक पाती, और इस पूछताछ के दौरान फाइनली शुभा एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। शुभा के खुलासे के मुताबिक शुभा असल में अरुण से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर परिवार वालों को यह बात मंजूर नहीं थी। उल्टा जब परिवार वालों को शुभा के अफेयर की जानकारी मिलती है तो वो शुभा की शादी गिरीश से करवाने का फैसला करते हैं। शुभा हर तरीके से शादी को टालने का प्रयास करती है, मगर बात एंगेजमेंट तक पहुंच जाती है। एंगेजमेंट के बाद शुभा को लगने लगता है कि यह शादी होकर ही रहेगी, इसलिए अब इस शादी को रोकने के लिए अपने बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा से मदद मांगती है। और जब अरुण वर्मा को भी कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने कजिन ब्रदर दिनेश से अपनी पूरी कहानी शेयर करता है और उससे मदद मांगता है। दिनेश अरुण वर्मा से अपने एक दोस्त वेंकटेश की मुलाकात करवाता है। दरअसल वेंकटेश लोकल लेवल पर एक गुंडे की पहचान रखता था और उस पर कुछ छोटे मोटे केस भी चल रहे थे। फिर एक दिन शुभा, अरुण, दिनेश और वेंकटेश बीएमएस कॉलेज में ही एक साथ बैठते हैं और बातचीत के दौरान तय करते हैं कि गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बैठक में गिरीश को मारने का प्लान तय होता है। पहले तो अरुण वर्मा और वेंकटेश 2-3 दिन तक खुद ही गिरीश का पीछा करते हैं, मगर कुछ ना कुछ कारणों से 3 बार इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है। लगातार प्लान फेल होने के बाद अब अरुण वर्मा गिरीश को अपने जाल में फंसाने के लिए शुभा की मदद लेता है और शुभा से डिनर के बहाने गिरीश को बुलाने को कहता है। फिर प्लान के मुताबिक ही शुभा गिरीश को डिनर के लिए बुलाती है। फिर जब ये लोग वापस लौट रहे होते हैं तभी साजिश के तहत शुभा गिरीश से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के बहाने एयर व्यू पॉइंट के पास रुकने की रिक्वेस्ट करती है। शुभा की साजिशों से अनजान गिरीश अपनी बाइक रोककर वहीं पर खड़े होकर फ्लाइट की लैंडिंग देखने लगता है और एसएमएस के जरिए शुभा इस बात की जानकारी अरुण वर्मा और उसके साथियों तक पहुंचा देती है कि हम लोग एयर व्यू पॉइंट पर रुके हुए हैं। फिर जानकारी मिलते ही अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश सभी मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर जब गिरीश दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होकर नजारे का आनंद ले रहा होता है तभी लोहे के एक बड़े से रॉड से वेंकटेश एक जोरदार हमला गिरीश के सिर पर करता है। चोट लगते ही गिरीश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हमला करने के अगले ही पल अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश वहां से भाग जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद शुभा रोने धोने का नाटक करने लगती है और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगना शुरू करती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति अपनी कर रोक देता है, जिससे शुभा गिरीश को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल आती है और फिर इस मामले की जानकारी पुलिस वालों को देती है।
फिर सभी के सामने लूटपाट की एक झूठी कहानी सुनाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा होता है कि शुभा एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थी, उसे वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद थे। दूसरी तरफ गिरीश सिंपल लाइफ जीना पसंद करता था। डांस, क्लब, पब, अल्कोहल इत्यादि गिरीश को पसंद नहीं था। इस बात से भी शुभा को ऐतराज था। गिरीश की सिंपलिसिटी की वजह से भी वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसे डर सताने लगा था कि अगर गिरीश से उसकी शादी हो गई तो उसका जीवन भी कुछ ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। बस इसी के बाद उसने गिरीश को खत्म करने जैसा हैवानियत भरा फैसला किया। शुभा के इसकी खुलासे के बाद 25 जनवरी 2004 को शुभा के बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा, उसके भाई दिनेश और दिनेश का दोस्त वेंकटेश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस जंगल से हमले में इस्तेमाल किए गए लोहे के रॉड को भी बरामद कर लेती है। इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2004 से कोर्ट में शुरू होती है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इस केस की सुनवाई बंद हो जाती है और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। गिरीश के पिता अकेले बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, मगर 3 सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच 18 दिसंबर 2007 को अचानक हार्ट अटैक की वजह से गिरीश के पिता की भी दुखद मौत हो जाती है। गिरीश के पिता की मौत के बाद मीडिया में बवाल होना शुरू होता है। तब जाकर 19 दिसंबर 2007 से इस केस की रेगुलर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। फिर 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2010 में गिरीश की हत्या के जुर्म में शुभा, अरुण वर्मा और 2 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ में इन सभी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शुभा और गिरीश दोनों पक्ष के वकील हाई कोर्ट में अपील करते हैं। गिरीश के परिवार वालों की मांग होती है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जबकि शुभा और अन्य दोषी सजा को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ ही महीनों की सुनवाई के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट निचली अदालत द्वारा दिए गए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखना है और चारों दोषियों को जेल भेज दिया जाता है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो वैसे तो सभी को उम्र कैद की सजा मिली थी, मगर जब शुभा 52 महीने जेल की सजा काट लेती है तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बेल दे दी गई थी। फिलहाल शुभा जमानत पर बाहर है, जबकि बाकी दोषी अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।